हाँ देखिए, सुनिए इधर। तो हमने देखा था कि इस केस में फाई की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। तो हम लोग कहते थे कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। लेकिन इस केस में फाई की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 ना है। इसका मतलब हुआ करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे है। का मतलब हुआ करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज कितना है? पाई बाई 2। और इस केस में करंट जो है वो पाई बाई 2 फेज पीछे चल रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई फेज कितना? पाई बाई 2। ऐसा हम लोगों ने बोला था, सही है। और कुछ देखा था क्या हमने इसमें? और कुछ? हाँ बताइए, पावर फैक्टर इस केस में कितना होगा? 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में बताइए पावर फैक्टर कितना होगा? तो 0 होगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 0 होता है। और इस केस में भी पावर फैक्टर कितना होगा? 0 ही होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा ही होता है। कॉस माइनस पाई बाई 2 भी कॉस पाई बाई 2 ही होगा। आप समझे नहीं? चलिए ठीक है। और एवरेज पावर बता दीजिए फिर। इस केस में एवरेज पावर आया था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इस केस में एवरेज पावर आया था वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन, इस केस में एवरेज पावर आया था आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। याद आया? लेकिन इस केस में एवरेज पावर कितना आया था? क्यों 0 आया था? क्योंकि कॉस फाई ही 0 है। अरे ओरिजिनल फॉर्मूला तो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो यहाँ कॉस फाई 1 न था, इसीलिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस रह गया था और कॉस फाई 1 हो गया था। लेकिन इस केस में तुम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिख भी दोगे तो कॉस फाई कितना? 0। एवरेज पावर 0 एंड हाँ, इस केस के लिए भी एवरेज पावर कितना आया था? 0 आया था। ऐसा ये सब याद आया? बोलो। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा था। अच्छा, इस केस में एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि फॉर डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी कितना होता है? डीसी सर्किट की सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इनफाइनाइट। 0 ना। 0 का मतलब हुआ कि वो 1 सेकंड में एक बार भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। 1 सेकंड में कोई चीज जितना चक्कर लगा ले वही तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो डीसी सर्किट में अगर इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल तो अभी भी वही होगा, 10 सेकंड बाद भी वही होगा। एसी सर्किट ना अपना पोलैरिटी बदलता है। तो डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी? 0। अगर मैं बात करूं फॉर क्या डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी कितना? 0। अब बाबू, हाँ, ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू भी तो लिखा जाता है। तो जो एक्ससी होगा यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर जो होगा, अरे ये क्या है? ये वही तो है 1/2 पाई न्यू इंटू सी में न्यू 0 ना है, समथिंग अपॉन 0 के। तो हमने ये भी पढ़ा था कि एक कैपेसिटर डीसी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और ये चीज तो देखो मैंने तुमको समझाया भी था। कैसे समझाया था? कि जब आप एक कैपेसिटर लगाइएगा किसी डीसी सर्किट में तो थोड़ी देर तो खैर उसमें करंट फ्लो करेगा जब तक कि वो चार्ज ना हो जाए। लेकिन एक बार जब वो फुल पावर में आ गया यानी पूरी तरीके से चार्ज हो, अब वो उस ब्रांच से होके करंट फ्लो नहीं करने देगा। करंट नहीं फ्लो करने दे रहा है का मतलब हुआ एक चार्ज कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जाने ही नहीं दे रहा है करंट को। अरे बोलिए ना। तो ये चीज हमने पढ़ा था। आइए अब इसके लिए हम लोग देखते हैं इंडक्टर के लिए। तो बाबू एक्सएल तो होता है ओमेगा इंटू एल जा। हाँ हाँ हाँ। और हम चाहे तो इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। अच्छा बताइए एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है कि नहीं? बताइए एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है कि नहीं? अरे आप ये बताइए एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है कि नहीं? और जब चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या? ओरिजिन। इसका मतलब हुआ कि आप इस एक्सिस पे एक्सएल को रखिए, इस एक्सिस पे आपको मन करे ओमेगा रखिए, मन करे फ्रीक्वेंसी रखिए, और मन करे तो एल रखिए। ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा। अरे ये मैंने बताया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ बनता है
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या, ओरिजिन, ऐसा है। फॉर डीसी सर्किट, फॉर क्या बच्चों, डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अब जब बच्चों फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो एक्सेल भी कितना होगा? तो ये पता है क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इंडक्टर जो होता है, अरे ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए? नहीं देखो, तुम लोग को वार्निंग दे रहा हूं, भगा दूंगा मैं। इंडक्टर जो है, कौन है इंडक्टर जो है, वो डीसी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? वो कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं करता है। समझाता हूं कैसे। जब एक इंडक्टर को, आपको याद होगा हमने डीसी सर्किट में लगाया था, याद है 100 वोल्ट 10 ओम, याद आया? तो स्विच ऑन करते ही करंट कितना? स्विच ऑन करते ही सर्किट में करंट कितना? ओए कितना? 0। कैसे? क्योंकि ये अपोज करता था और करंट धीरे 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 ना बढ़ के 10 एम्पियर होता था। अरे बोलिए ना, करंट धीरे 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 बढ़ के क्या होता था? 10 एम्पियर होता था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि t = 0 पे स्विच ऑन करते ही ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम 2 3 4 5 10 सेकंड बाद जब जितना करंट बढ़ के मैक्सिमम होना था उतना हो चुका है, तब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाता था? मैक्सिमम। अरे जब जब जितना करंट आना है आ चुका है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर क्या, सम टाइम, जितना 10 एम्पियर करंट आना है आ चुका है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना? यानी ये अब कोई अपोज नहीं कर रहा है। और आपको याद होगा ये सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस जाता था? इसके अक्रॉस। यानी इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं, यानी जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का। आप समझे नहीं? तो जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का अगर है, तो इसका मतलब हुआ कि हम चाहें तो इसको हटा के एक नॉर्मल तार भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। जो भी रेजिस्टेंस अभी हम इस सर्किट का ले रहे हैं वो बस इसी को ना ले रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि थोड़ी देर के लिए इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन तब तक के लिए ही करेगा जब तक इसमें करंट बढ़ रहा है। अरे बोलिए ना। लेकिन 2 4 5 सेकंड बाद जब ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद आप 10 साल तक भी इस सर्किट को ऐसे कनेक्टेड रखिएगा, बोलिए, तो ये कोई अपोज नहीं करेगा। आप तो इसको हटा के, आप तो नॉर्मल एक तार समझिए बस, जिसको ऐंठ दिया गया है इसको तो आप नॉर्मल तार समझिए। तो आप बताइए अभी ये फिलहाल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। तो एक कैपेसिटर डीसी सर्किट में एकदम t = 0 की बात नहीं होती है यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद, अरे बोलिए ना, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? 0 रेजिस्टेंस। और वो हम यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंस फ्रीक्वेंसी 0 है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर भी कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? चलिए बात करेंगे वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम्स की। तो बच्चों v बराबर कितना आया था? बोलो जल्दी बोलो। अरे v बराबर कितना आया क्या था? v बराबर कितना हमने पैदा किया था? कसम पैदा करने वाले की, यही ना पैदा किया था हमने। हाँ, और I बराबर कितना आया था? I0 sin ओमेगा t माइनस। तो आप बताइए यहां फाई की वैल्यू कितनी है? तो वोल्टेज वाला फेजर t = 0 पर कहां होगा? 0 पे क्या होता है यार? बोलो, हॉरिजॉन्टल होगा। नहीं समझ में आया? अरे मान लो यहाँ 30 डिग्री होता, प्लस 30 डिग्री, अब बोलो यार, प्लस π/6 होता, तो हम इसको ड्रॉ करते π/6 एंगल। अभी अभी 0 है उधर, तो ये एकदम बिल्कुल कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। बोलो बाबू बोलो, कैसा होगा? एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, वोल्टेज वाला फेजर। लेकिन आप बताइए करंट वाला फेजर कहाँ होगा? -π/2 का क्या मतलब हुआ? 90 डिग्री, लेकिन किधर? इधर, इधर ना। हाँ, तो करंट वाला जो फेजर होगा वो नीचे होगा। आप समझे नहीं? करंट वाला फेजर 90 डिग्री माइनस में है, तो माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज?
क्लॉकवाइज। जनरली क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो करंट वाला फेजर बच्चों मेरे यहाँ ना है, अरे बोलिए। और ये कब की घटना है? तो t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू 0 की घटना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये लोग रुका हुआ है क्या? ये लोग तो लगातार नाच रहा है। किस एंगुलर वेलोसिटी से नाच रहा है? ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ये लगातार नाच रहा है। बोलिए बोलिए। हाँ, तो अभी हमको ग्राफ बनाना है। तो बाबू ग्राफ बनाना है हमको वोल्टेज वर्सेज टाइम और करंट वर्सेज टाइम का बनाना है। टाइम पहले से मैंने सब दिखा रखा है। तो हमको बाउंड्री भी तो चाहिए। वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा कितना होगा और करंट कितना होगा? तो वी नॉट का मतलब ये वाला लेंथ। अरे ये लेंथ कहो चाहिए, कहो चाहिए, कहो, बात बराबर है। लेकिन इसको बोलेंगे प्लस में वी नॉट, तो इसको बोलेंगे तो प्लस माइनस वी नॉट को अगर आपको इंडिकेट करना है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स प्लस में वी नॉट और दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स क्या? माइनस वी नॉट। नहीं समझ में आया क्या? चलिए, रही बात करंट के लिमिट की, तो करंट ज्यादा से ज्यादा कितना जाने वाला है? आई नॉट। प्लस में भी माइनस में भी, तो आई नॉट यही ना लेंथ है जी। ये प्लस में आई नॉट और ये माइनस में आई नॉट। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा प्लस में आई नॉट एंड दिस विल बी माइनस में आई नॉट। चलिए और बताइए जल्दी से, t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना? तुम बताइए, तुम। t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0 कैसे? हाउ? कैसे 0 है? बोलो। हमको तो वो सब कहाँ समझ में आता है? हैं? भाई की वही है, हमको तो एकदम समझ में नहीं आता है। t इज इक्वल टू 0 पे इसको देख के बताना है, इसको इक्वेशन देख के नहीं बताना है, इसको देख के बताना है कि t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना? बोलो विकास, बताओ कितना? कैसे 0? भाई 0 है, बकवास तुम लोग करेगा रे। किसी भी इंस्टेंट पे जब हमको वोल्टेज जानना होता है फेजर को देख के, तो हम फाइव पागल बना रहे हैं। तुम बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ बोलो। ये हमको बताओ ना कि t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0 कैसे पता करेंगे? कौन बताएगा? तो वैसा ही हाथ उठा दो बाहर। शिवम बताएगा। बताओ बताओ। ओरिजिनल बात बोला एकदम, ये ताली होना चाहिए इस पर। अरे किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज कितना है चाहे करंट कितना है, ये कैसे पता करते हैं? हम वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ के। तो जब ये पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना? 0, यानी हम यहाँ हैं। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना? करंट वाला फेजर नीचे ना है, कितना? नहीं बोल रहे हो? मैक्सिमम है। किधर मैक्सिमम है? नेगेटिव में मैक्सिमम है। तो ये माइनस में है, देख लीजिए इधर, ये माइनस में आई नॉट होगा। अभी करंट जो होगा वो माइनस में ना आई नॉट होगा। चलिए इसको नचाया जाए 1/4 चक्कर, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड बाद वोल्टेज कैसा? किधर मैक्सिमम? और करंट कैसा? जो हॉरिजॉन्टल आ गया वो 0 हो गया। तब वोल्टेज बढ़ के हो जाएगा, बोलो बाबू बोलो, वोल्टेज बढ़ के हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन करंट कितना हो जाएगा? तो करंट को तो 0 ना हो जाना है। अरे कुछ तो बोलो यार। अब ये देखो, ये 90 डिग्री घुमा दिया मैंने। 90 डिग्री का मतलब t/4 टाइम। अब 90 डिग्री और घुमाओ, ये बताओ वोल्टेज कैसा? बोल नहीं रहे हो। और ये करंट कैसा? ओहो हो, किधर मैक्सिमम? पॉजिटिव में मैक्सिमम। तब वोल्टेज हो जाएगा 0 और करंट हो जाएगा पॉजिटिव में मैक्सिमम। यानी t/2 टाइम पे करंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव में मैक्सिमम। और बताइए वोल्टेज कैसा हो जाएगा? ये आपको समझ में आ रहा है? चलिए चलिए, ये देखिए, ये एक 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, 2/4 ऑफ टाइम पीरियड, ये हो गया 3/4 ऑफ टाइम पीरियड। ये बताइए, ये अंगूठा करंट ना है, करंट कितना? अब वोल्टेज कैसा? नेगेटिव में मैक्सिमम।
तो कहने का मतलब है कि वोल्टेज चला गया नेगेटिव में मैक्सिमम, और करंट हो गया कितना, 0। बोलिए जल्दी, आप समझ रहे हैं? तो 3/4 ऑफ टाइम पीरियड तो देख लिया। अब हमको एक टाइम पे, तो एक टाइम पीरियड पे घूम घाम के सब लोग वही ना पहुंच जाता है। अरे यार, इसका मतलब वोल्टेज कितना, करंट कहाँ, नेगेटिव में मैक्सिमम। तो हम लोग करेंगे करंट को नेगेटिव में मैक्सिमम, और वोल्टेज को कितना करेंगे, 0 करेंगे। वोल्टेज को कितना करेंगे, 0 कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसी को आगे बढ़ा दें तो एक चक्कर तो कंप्लीट हो ही गया है। यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो पैटर्न फॉलो करेगा का मतलब हुआ कि अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर कहाँ 0, फिर कहाँ नेगेटिव में मैक्सिमम। और बाबू इसके बारे में बताइए, ये अब कहाँ जाएगा, 0, फिर कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर कहाँ 0। आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एक जिस समय मैक्सिमम है, दूसरा उस समय 0 है। आप देखिए ना, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट 0, वोल्टेज 0 तो करंट मैक्सिमम, करंट 0 तो वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज 0 तो, आप समझ रहे हैं? वो मैक्सिमम भले पॉजिटिव में है चाहे भले नेगेटिव में, लेकिन एक 0 है तो दूसरा उस समय मैक्सिमम। और इसी को बोला जाता है फेज डिफरेंस का π/2 होना। बोलिए, चलिए ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये ग्राफ बनाने के लिए नाचने की जरूरत थी क्या? क्यों नहीं थी? क्योंकि हम तो इक्वेशन देख कर वो बना सकते थे। बताइए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, तो एकदम यही से ना शुरू होगा जी। लेकिन ये क्या है, और देखिए ना, V वाला यही से शुरू नहीं हुआ है। अरे हाँ बोलो यार, हाँ। लेकिन I वाला जो है, I वाला वो ठीक है, यहाँ से तब शुरू होता जब यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ कुछ है, -π/2 है, ओरिजिनल ग्राफ में पीछे भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस एक्सिस को उठा के हम किधर करेंगे, आगे ओहो, तो पीछे कर दोगे, पीछे कर दोगे अगर तुम इसको उठा के π/2, तो तुमको नहीं लग रहा है कि पहुंच गया यहाँ पे, यानी शुरुआत यही से ना होगी? अरे भाई, तो यही से तो शुरुआत हुई है जा। आपको नहीं लग रहा है किसी ने एक्सिस को उठा के इधर कर दिया है? इसके लिए तो हम चाहते तो बिना इसको नचाए हुए भी डायरेक्टली ग्राफ बना सकते थे उस इक्वेशन को देख के, लेकिन थोड़ा नाच के भी हमने देख लिया कैसा हो रहा है। तो ये सब सिंपल चीज है कि नहीं, ये बताइए। पहले पूछेगा वेव फॉर्म ड्रॉ करना, वेव फॉर्म तो ड्रॉ कर देंगे ना, तो ये सब फेजर वेजर ड्रॉ कर देंगे, एकदम कर देंगे। आगे बढ़े, चलिए। क्या मैच चालू हो गया? ₹5 दोगे तो लगा दूंगा। दोगे ₹5? निकालो, ले आओ, ले आके दो हमको। अच्छा रुक जा पहले, रुक जा लगाएंगे। पहले 2 4 5 गो का आंसर बता दो तो मैं लगा दूंगा एकदम फटाक। देख लो, बिहार बोर्ड 2021 इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहा है, तो एक्सेल ना पूछ रहा है रे तुमसे, तो बता सकते हो एक्सेल कितना होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। कितना होता है एक्सेल? एक्सेल कितना होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए, बिहार बोर्ड 17, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा? रिएक्टेंस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट हो जाएगा ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस इन डायरेक्ट करंट, माने डीसी सर्किट में, नहीं समझे? किसमें? डीसी ना हो गया ये डायरेक्ट करंट। डीसी सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा? तो ये एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, याद है? ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू इंटू एल, और न्यू की वैल्यू फॉर डीसी सर्किट 0 होती है। अगर अच्छा, अगर यही क्या लिख दिया मैंने, यही पूछता कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी सर्किट में कितना, इनफाइनाइट हो जाता। नहीं समझे क्या? चलिए ठीक है, बताइए इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है। अभी गरीब आदमी
न्यू को एफ कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से, वो बेचारा एफ से दिखाना चाह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। कह रहा है सीबीएसई बोर्ड है, अच्छा ये बिहार बोर्ड, तो अभी कौन आया, सीबीएसई बोर्ड है। जिसमें सीबीएसई बोर्ड का है आत्मा लेकिन बिहार बोर्ड वाला है। एन आइडियल इंडक्टर का मतलब कि सिर्फ एक, अगर इंडक्टर है सिर्फ एक क्या है, तो कह रहा है कि करंट कैसा होता है। तो इंडक्टर के केस में करंट नहीं, सुनाइए नहीं दिया हम। इंडक्टर के केस में करंट कहां रहता है, पीछे रहता है। कैपेसिटर के केस में करंट, क्या बात करते हो, तो पीछे का मतलब लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी नहीं होगा। मैं मानता हूं ये भी लैग बिहाइंड बोल रहा है, लेकिन ये तो पाई ना बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पता है पाई का फेज डिफरेंस कब आता है, जब एक जिस समय मैक्सिमम हो दूसरा उस समय नॉट जीरो मिनिमम हो। एक जिस समय मैक्सिमम दूसरा अगर उस समय मिनिमम हो, तो इसका मतलब ये एकदम 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। एक अभी मैक्सिमम है तो दूसरा उस समय मिनिमम। खैर छोड़िए हटाइए, तो वो हो गया। देख रहे हो, कह रहा है एन आइडियल, क्या बाबू, सात मिनट 35 सेकंड क्या हो गया, हमको पढ़ाते हुए हो गया, मैं चालू हुए हुआ। नहीं तो अच्छा, तो इसके बाद भी तो आपका क्लास है ना। अरे केमिस्ट्री का क्लास होगा ना अभी इसके बाद आपका, हैं? उनको भी बुला लिया जाए क्या इधर है? नहीं नहीं, इधर देखो, चलिए सुनिए, बकवास नहीं करिए। इसके बाद नीट वालों का बैच अभी बायो का चलता है, तो मैं कह रहा हूं कि फॉर एन आइडियल इंडक्टर, बकवास चुप। एन आइडियल इंडक्टर है माने अकेला इंडक्टर है अक्रॉस अ साइनोसोडल एसी सोर्स। इस साइनोसोडल एसी सोर्स का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ साइनोसोडल एसी सोर्स का? मान लो बाबू, मान लो कि मैंने कहा कि ये करंट है और ये क्या है, ये टाइम है, और करंट और टाइम, करंट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। क्या ये एक एसी करंट है, एसी सोर्स से पैदा हुआ करंट है? हाँ या ना बोलिए, यही बोलोगे तुम लोग, यही बोलोगे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ सर ये एसी सर्किट से पैदा हुआ करंट है? कितने लोग कह रहे हैं? कौन कौन कहता है? हाथ उठाओ, अगर कह रहे हो हाथ उठाओ। तुम लोग, तुम हो सकता है कि अकेले पूरे क्लास में सही हो जाओ। हाथ उठाओ, कितने लोगों को लग रहा है ऐसा? तुमको लग रहा है? उसको क्या नाम है, नाजिया को ऐसा लग रहा है। कोई और है जिसको लग रहा है कि ये भी एसी सर्किट का ही करंट है? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं है, ये एसी सर्किट, एसी सोर्स से पैदा किया गया करंट नहीं है? तुमको ऐसा लग रहा है? किसी को आप, मैं कह रहा हूं ना कि आप सही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुमको ऐसा लग रहा है? तुमको लग रहा है ऐसा? मैंने पूरे क्लास में एक को लग रहा है कि है, एक को लग रहा है नहीं है। अब बाकी लोग क्या करने आए हैं? बाकी लोग वही करने नहीं ना आए हैं, हैं? वही सुनिए, इसका सही जवाब मैं बता देता हूं। एसी करंट का डेफिनेशन क्या होता है? वो करंट जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अपना डायरेक्शन बदलता हो, बस यही डेफिनेशन होता है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि यहां से यहां तक करंट पॉजिटिव है?
और फिर यहां से लेकर यहां तक करंट नेगेटिव में चला है। यहां करंट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, घटते घटते जीरो हुआ है। फिर करंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिर जीरो हुआ है। अरे यार, तो यहां इतने देर तक करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हुआ, फिर इतने देर तक करंट, फिर इतने देर तक पॉजिटिव, इतने देर तक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या करंट पेरियोडिकली अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। इतने देर तक पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो किया है, फिर उतने ही देर तक नेगेटिव डायरेक्शन, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। अरे बोलो भाई। तो कहने का मतलब है कि ये भी एसी सर्किट का करंट है। हे भगवान, भले हमने इसको पैदा नहीं किया है। माने धरती पर वही लोग हैं क्या जिसको हम लोग पैदा करते हैं? मतलब जिसको इंसान पैदा करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग नहीं। माने हम लोग का मतलब इंसानी प्रजाति। क्या धरती में सिर्फ वही जीव हैं जो जिसको इंसान पैदा करता है? बाकी भी तो हाथी घोड़ा है। तो समझिए कि हमने पैदा नहीं किया है, लेकिन ये भी एक एसी करंट है। चाहे बताइए तो ये एसी करंट है कि नहीं? ये एसी करंट है कि नहीं बताइए तो? ये भी एसी करंट है। नो मैटर कि मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, हमको नहीं मतलब है। लेकिन एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में आप देखिए तो करंट कैसा था? पॉजिटिव था, फिर करंट नेगेटिव चला गया, फिर पॉजिटिव। ये भी एसी करंट है। बताइए, ये एसी करंट है, ये एसी करंट है, ये एसी करंट है, ये भी एसी करंट है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? हम लोगों ने वो पैदा नहीं किया, ये हमने पैदा किया था। इसी को बोला जाता है साइनोसोडल। साइनोसोडल का मतलब हुआ कि जिसका ग्राफ जो बने वो किसके तरह बने? साइन के ग्राफ की तरह बने। तो इसीलिए इसको साइनोसोडल एसी सोर्स बोला जाएगा। इसको साइनोसोडल नहीं बोला जाएगा, इसको भी साइनोसोडल नहीं बोला जाएगा। अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। आपको तो बस इतना समझ लेना था कि भाई एक इंडक्टर है जिसको जोड़ दिया गया है किससे? एक ऐसे एसी सोर्स है जिसका वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अरे इसके वोल्टेज में साइन ना आ रहा है, इसीलिए साइनोसोडल बोला है इसको। स्टेट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो। आप बताइए कि कौन सा क्वांटिटी जो है वो जीरो होगा? इंस्टेंटेनियस पावर जीरो होगा कि एवरेज पावर जीरो होगा इन अ फुल साइकिल? इंस्टेंटेनियस पावर जीरो। आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस पावर का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 1.5 बीघा में, और मैंने कहा था कि इसको तुमको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी, याद है? इंस्टेंटेनियस पावर आया था वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस 1/2 कॉस 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ऐसा करके आया। तो आप बताइए कि उसमें टी आता था? पता नहीं, फिर से बोलता हूं मैं। एवरेज पावर जो आया था वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस हाफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अरे तो टी आता था ना? अरे तो टी की जगह पे कुछ डालोगे तो कुछ तो आंसर आएगा ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर जीरो। कौन सा पावर जीरो होगा? एवरेज पावर जीरो होगा। जब एवरेज पावर हमने निकाला था तो एक फुल साइकिल में वो जीरो आया था। लेकिन किसके लिए? इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरे इंडक्टर केस में एवरेज पावर जीरो नहीं आया था? आया था, हाँ ठीक है। ये बताइए, कह रहा है प्योर इंडक्टर है जिसका कितना है? 25 मिली हेनरी है। अरे बोलो भाई। इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज कितना? तो एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट किया गया जिसका वोल्ट है 220 वोल्ट। ये क्या दे दिया है? हम लोग तो वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं। ये कह रहा है इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है। क्या है ये 220 वोल्ट? बोलिए। ये आरएमएस वोल्टेज दिया है, बहुत बढ़िया। और बताओ और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया है ना? हाँ, फाइंड दी इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहा है, यानी आपको एक्सेल की वैल्यू पता करनी है। हाँ,
एंड आरएमएस करंट, हो आई आरएमएस भी पता करना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, क्या बोलते हो? अरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो आपको बताना है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो बाबू सबसे पहले बताओ कि एक्सएल होता कितना है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दे दिया है, न्यू दे दिया है। तो बाबू ओमेगा हम निकाल लेंगे, वो होता है 2 पाई न्यू। तो 2 पाई या न्यू की जगह कितना, 50, यानी कितना हो जाएगा, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। मैंने कहा ना कि रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या होता है इसका यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। अब एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की जगह रखिए कितना, 100 पाई। क्या हो गया, और एल की जगह कितना रखना है, बोल क्यों नहीं रहे हो? 25 मिली का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻3, और बस हो गया। और जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, ओम में आएगा। तो आप तो एक बात बताइए, ये 2500 हो जाएगा और 10⁻⁻2.5 बना देगा, इट विल बिकम 2.5 पाई ओम। तुमको मन करे तो पाई की जगह 3.14 लिख सकते हो, अदरवाइज किसी के बाप की हैसियत नहीं है कि तुम इतना छोड़ दो वो काट दे। पाई अपने आप में एक पूरा कंप्लीट नंबर है, जबकि 3.14 लिख दोगे तो वो अप्रोक्सीमेट में चला जाएगा। क्या 3.14 पाई की कंप्लीट वैल्यू होती है? तो ये लिख देना ज्यादा एक्यूरेट होता है जा। लेकिन फिर भी अगर बहुत फुर्सत मिले, मैंने लगे कि ना अभी मेरे पास टाइम है तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो। खैर अब बताइए अगला क्या कह रहा है, आईआरएमएस नहीं बोल रहे हो? देखो इधर ध्यान दो, नहीं तो छोड़ दूंगा मैं सब क्वेश्चन कराना, समझ रहे हो? सिलेबस खत्म करने में टाइम नहीं लगता है, टाइम पास कर रहा हूं मैं इधर। अब किसका सवाल है ये, क्या आईआरएमएस पूछा है? तो क्या करेंगे, VRMS अपॉन आर, एक्सएल। अरे रजिस्टर होता तो VRMS अपॉन आर, कैपेसिटर होता तो VRMS अपॉन XC, इंडक्टर है VRMS अपॉन, VRMS अपॉन क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा। अरे कुछ तो बोलिए। अब आप बताइए VRMS कितना दिया है, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 2.5 पाई। एक बात बताऊं, पाई की जगह पे 22/7 लिखो ना, कमाल हो जाएगा। जा नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये कटेगा सीधे कितना बार में, 10 बार में, 7 कूद के जाएगा कहाँ, ऊपर, इससे ये कटेगा 4 बार में, तो 7 चौका कितना, 28 एम्पियर आंसर आ गया। अभी ये 0.3 दे दिया है तो इस पर मत जाओ, ये भी आदमी ये बनाया है कि नहीं? तो 0.3 इसलिए आ गया होगा क्योंकि उसने 22/7 ना लेके उसने 3.14 ले गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया होगा। तो उतना कौन करने जाता है, 28 एम्पियर है, 28.03 में अंतर है क्या? 28 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, इसमें हो जाएगा। चलिए ठीक, बाकी ये सब ये तो सेम क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, कह के चल, पढ़ के और मैंने बता के चल जा। कह रहा है एक एलिमेंट है जो कनेक्टेड है एसी सोर्स से, तो ये पाया गया कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को। अरे वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है, तो वो कंपोनेंट कौन होगा, वो एलिमेंट कौन होगा, कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर में वोल्टेज आगे चलता है, अरे तो कौन होगा, तो इंडक्टर होगा, वो एलिमेंट इंडक्टर है। सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंडक्टर होगा। आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट, दैट सर्किट एलिमेंट विल बी क्या, इंडक्टर। ये क्या बोल रहा है, साइनोसोडल ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर ओनली। अच्छा, एक इंडक्टर था, उसमें एक साइनोसोडल ईएमएफ माने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी को कनेक्ट किया गया। बोलो, फिर कहता है शो दैट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई। ओहो माय गॉड, ये कह रहा है कि शो करिए कि करंट लैग बिहाइंड करता है किससे, वोल्टेज से।
यानी आपको वो सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा। याद है v बराबर एल डी आई बाई डी टी, डी टी को इधर लेके जाइए, फिर इंटीग्रेट करिए जा, तो नीचे ओमेगा एल आ जाएगा, v नॉट अपन ओमेगा एल, बोलिए ना। तो पूरा डिराइव करके तब करंट निकालेंगे, जो कि आएगा किस फॉर्म में, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के फॉर्म में। तो अभी इक्वेशन आने के बाद हम बोलेंगे कि नाउ इट इज क्लियर कि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज पीछे चल रहा है। यही नहीं, अभी और पूछ रहा है, कह रहा है शो दिस फेज रिलेशनशिप ग्राफिकली। कह रहा है कि ये जो माइनस पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आया है, इसको थोड़ा ग्राफिकली दिखाइए। इसका मतलब हुआ कि अब ये तुमसे वो याद है वोल्टेज वाला और क्या करंट वाला ग्राफ वो बनवा रहा है। हाँ, तो वोल्टेज वाला ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा करके बनेगा। करंट वाला कैसा बनेगा, ये जाएगा, ऐसा होगा, बोलो याद आ रहा है। तो आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा, फिर आपको ग्राफ बनाना होगा, देन ये आपको देगा कितना नंबर। देख रहे हो अत्याचार है, तब 2 नंबर आपको देगा। मैंने पूरा एकदम पूरा पूजा पाठ करवा लिया, चालीसा भी पढ़वा लिया, 3-4 गो आरती भी पढ़वा लिया, अब प्रसादी में चना इमली थमा दिया यही ना है। तब इतने में बिहार बोर्ड होता तो भर पेट दही चूड़ा खिला के भेजता। इतना मेहनत आप कर लिए, खा के जाइए, छोड़िए।